नमस्कार प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। मजे में सभी, पढ़ाई मस्त चल रही है। तो मेरा नाम महेश शर्मा और इस आज के लेसन में बात करेंगे 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 13 नाभिक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की। तो देखिए आपका चैप्टर नंबर 13 कितने मार्क्स का है? 6 मार्क्स का है। 6 मार्क्स में आपसे 1 नंबर का एबे सदस्य पूछ जाएगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का, यहाँ से आपसे डायग्राम का सवाल पूछ जाएगा, वेरी शॉर्ट आंसर अति लघु उत्तरात्मक के अंदर। 1 नंबर का फिर से अति लघु उत्तरात्मक है। 1.5 नंबर का यहाँ से न्यूमेरिकल है, आंकिक प्रश्न है, और 1.5 नंबर का यहाँ से आपसे डेरिवेशन पूछा जाएगा। तो ये आपको हो गया टोटल 6 नंबर, टोटल 5 सवाल आपसे यहाँ से पूछे जाएंगे। इसी में आपको कुछ लिए इंपॉर्टेंट, पहले ऑब्जेक्टिव है, उसके बाद 1 लाइन वाले, 1 लाइन वाले, उसके बाद आपके डेरिवेशन टाइप, उसके बाद न्यूमेरिकल भी है। तो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट क्या बोला है कि नाभिक 30 जिंक 64 की त्रिज्या लगभग है। तो अपन जानते हैं नाभिकीय त्रिज्या, द्रव्यमान संख्या 64 दे रखी है, तो नाभिकीय त्रिज्या होती है आर बराबर आर नोट ए की पावर 1/3। आर नोट का मान होता है 1.2 फर्मी होता है, ए का मान 64 दिया, यहाँ पे द्रव्यमान संख्या का घनमूल निकालोगे तो 4 आएगा। 1.2 इंटू गुना 4 करोगे तो 4.8 आपको आंसर मिलेगा, यानी ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद एक सेकंड क्या बोला है कि सेकंड का आपका एक समान दर से चलने वाली श्रृंखला अभिक्रिया के लिए न्यूट्रॉन गुणन गुणांक का मान, तो के का मान कितना होता है? 1 होता है। सक्रियता का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? बैकेरल होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ, एक एएमयू के तुल्य ऊर्जा तो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। यहीं से पूछ ले 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा, तो 1 इलेक्ट्रॉन होता है आपका 1.6 इंटू 10⁻19 जूल के बराबर। पूछ ले 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर, तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10⁻13 जूल के बराबर, क्योंकि मेगा 10⁻6 होता है। ये बातें आपको याद रखनी चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका फिफ्थ क्या बोला, देखिए एक रेडियोएक्टिव तत्व का क्षय स्थिरांक 0.693 प्रति मिनट है, इसकी अर्धायु तथा औसत आयु, यहाँ पे औसत आयु लिखना चाहिए था, औसत आयु है। तो देखिए आपको लेमडा की वैल्यू क्या गिवन है? 0.693 गिवन है, 0.693। तो अर्धायु का फॉर्मूला होता है टी हाफ 0.693 अपॉन लेमडा होता है। लेमडा का मान क्या दे रखा है आपको? 0. देखोगे आप 0.693 रखोगे लेमडा की जगह, सोल्व करोगे तो देखो डेटा प्यारा है बिल्कुल, 0.693 अपॉन 0.693 1 आएगा। आंसर कितना आएगा? 1 मिनट, क्योंकि लेमडा की वैल्यू आपको पर मिनट दे रखी है, तो यहाँ से आएगा पर 1 मिनट। लेकिन आपको दिखना किसमें ऐसा ही मात्रा क्या है? सेकंड्स समय का, तो ये आ जाएगा 60 सेकंड। अब देखिए किसमें 60 और में है नहीं, अच्छा दूसरे में 60 है। तो देखिए 60 पहले पूछा अर्धा, तो अर्धा क्या होगा? 60 आगे दूसरा ऑप्शन ये आएगा 86.5, यानी इसका ऑप्शन ए ही सही होगा। लेकिन निकाल लेते देखिए अपन, तो ये तो हो गया अर्धायु काल क्या होती है? टी हाफ होती है आपकी 0.693 अपॉन लेमडा होती है, और जो आपकी औसत आयु होती है वो होती है टो बराबर 1/λ। तो यहाँ देखिए 1/λ टो बोल सकते हो, टी हाफ बराबर आप बोल सकते हो, टी हाफ बराबर आप बोल सकते हो क्या? 0.693 इंटू टो। अब आपसे पूछ ले कि अर्धायु और एक मिनट, मान लो आपसे पूछ ले कि जो अर्धायु है और औसत आयु का अनुपात बताओ, तो क्या 0.693 आ जाएगा। यहाँ से टो निकालना, टो क्या आ जाएगा? यहाँ से 1/0.693 इंटू टी हाफ आएगा, और 1/0.693 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.443, 1.443 इंटू आता है टी हाफ, आता है टी हाफ। देखिए आपको टी हाफ दे रखा है, तो टो क्या हो जाएगा? यहाँ से टो हो जाएगा 1.443 इंटू टी हाफ का मान 60 आया था, गुना करोगे आप इसको तो मिलेगा 86.58। तो यहाँ से आपसे अगर पूछ ले कि अर्धायु सॉरी औसत आयु और अर्धायु का अनुपात बताओ, तो वो होता है 1.443। यहाँ से कुछ ही पूछ ले, या छयांक का अर्धायु का संबंध पूछ ले, या छयांक का औसत आयु का संबंध पूछ सकता है यहाँ से, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला है कि कोई तत्व ए निम्न 2 चरण प्रक्रिया द्वारा तत्व सी में विघटित होता है। ए देखो क्या बन रहा है? बी, और सी में जा रहा है। तो देखिए यहाँ से ए से ये अल्फा निकला, तो जो ए का आप परमाणु क्रमांक क्या मान लो? परमाणु क्रमांक x मान लो इसका, नहीं परमाणु क्रमांक आप इसका z मान लो। क्या मान लो? z। द्रव्यमान संख्या x मान लो। जब अल्फा निकल गया तो परमाणु द्रव्यमान संख्या 4 से कम हो जाएगी और परमाणु क्रमांक 2 से कम हो जाएंगे। जो बी का परमाणु क्रमांक हो जाएगा z- का 2 हो जाएगा, और बी की द्रव्यमान संख्या आपकी x- 4 हो जाएगी। अब फिर देखिए यहाँ बी का फिर से यहाँ क्या हो गया? बीटा माइनस, लेकिन यहाँ पे 2 बीटा निकले, तो यहाँ पे जो सी का परमाणु क्रमांक वो जेड ही आएगा, क्योंकि दोनों तरफ का परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या बराबर होनी चाहिए। जब इधर जेड है,
इधर क्या है देखो, आपका बी का जेड माइनस का 2 है, तो सी का जेड और ये हो गया आपका माइनस का 2, यही बन जाएगा। और सी की जो द्रव्यमान संख्या आएगी x माइनस 4, क्योंकि बीटा 6 के अंदर द्रव्यमान संख्या चेंज नहीं होती है, जबकि परमाणु क्रमांक एक बढ़ या घट जाता है। तो बीटा माइनस में परमाणु क्रमांक एक बढ़ता है, जबकि बीटा प्लस में परमाणु क्रमांक एक घट जाता है। तो यहाँ पे देखिए, आप ध्यान से देखोगे तो बी की द्रव्यमान संख्या कितनी है, x माइनस का 4 है, और सी की भी द्रव्यमान संख्या कितनी है, x माइनस 4। तो बी और सी आपके बन जाएंगे समबारिक, क्योंकि जिनकी द्रव्यमान संख्या यानी जिनकी न्यूक्लियन संख्या समान होती है उनको अपन समबारिक बोलते हैं, और जिनकी प्रोटॉन संख्या समान होती है उनको अपन बोलते हैं समस्थानिक बोलते हैं, और जिनकी न्यूट्रॉन संख्या समान होती है उनको क्या बोलते हैं, समन्यूट्रॉनिक बोलते हैं। तो यहाँ पे ए और सी का, देखो ए का परमाणु क्रमांक जेड है, सी का भी क्या है जेड, तो ए और सी यहाँ पे समस्थानिक है, जबकि बी और सी यहाँ पे क्या है समभारिक है। तो यहाँ से पूछ क्या रहा समभारिक, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी ऑप्शन इसका बी सही रहेगा, बी और सी यहाँ पे समभारिक हो जाएंगे। सातवां सवाल क्या देखिए, सबसे अधिक प्रति न्यूक्लियन बंध ऊर्जा किस नाभिक की है, तो वो होती है आपकी आयरन की, होती है 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। सबसे ज्यादा किसकी होती है, आयरन 26, आयरन 56 की सब बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन बंध ऊर्जा का मान सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, द्रव्यमान संख्या में वृद्धि होने पर नाभिक से संबंधित कौन सी राशि परिवर्तित नहीं होती है। तो देखिए जो घनत्व होता है ना, वो द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता। द्रव्यमान संख्या में चाहे चेंज हो, घनत्व आपका नियत होता है। और इससे सवाल पूछ भी सकता है कि सिद्ध कीजिए कि नाभिक घनत्व लगभग अचल होता है, उसका मान में आता है 2.29 इंटू 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आता है। तो इसका ऑप्शन डी है, यानी 8वें का ऑप्शन द सही रहेगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग है, ए अल्फा नहीं, अल्फा कण है, बीटा कण है, तो सी आएगा यहाँ पे। गामा किरणें जो होती है वो होती है विद्युत चुंबकीय किरणें होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आपका 8 और 16 की क्या बतानी है आपको, बंधन ऊर्जा 127.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यानी आपको ऑक्सीजन 16 की बंधन ऊर्जा का मान दिया कितना 127.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इसकी बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का मान है। तो बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन क्या होती है, ईबीएन, वो होती है बंधन ईबी बटे में, यानी द्रव्यमान संख्या भाग लगा दो। तो 127.5 में आप भाग दो, द्रव्यमान संख्या कितनी है ऑक्सीजन की 16 है, ये तो 16 है, 16 का भाग लगा दो, इसको 16 को आएगा 7.97 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी ऑप्शन ए ही सही होगा। 7.97 ना, 7.97 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये थे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उसके बाद देखिए आपके आगे यहाँ पे आरे रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता को परिभाषित कीजिए। तो आपको अब ये आपको याद होना चाहिए, आपको यहाँ पे परिभाषा लिखनी किसकी, सक्रियता की। एकांक समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के एकांक समय में विघटित होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता कर, अर्थात R-(-dN/dt), यानी परिभाषा को लिखनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, रेडियो एक्टिव तत्व की अर्धआयु को परिभाषित कीजिए। तो वही वह समय जिसमें सक्रिय नाभिकों की संख्या प्रारंभिक सक्रिय नाभिकों की संख्या की आधी रह जाती है, अर्धआयु काल कहलाता है। इसका फॉर्मूला आगे बोला है, तथा इसका व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए, इसका औसत आयु के साथ संबंध लिखिए। तो देखिए यहाँ पे व्यंजक जो आता है टी हाफ बराबर क्या आता है 0.693 अपॉन लैम्डा आपको ड्राइव करना है, और अर्धआयु का आपके साथ छयांक के साथ संबंध पूछे, छयांक के साथ संबंध यही तो आ गया इसका, है ना। और औसत आयु संबंध, इसका औसत आयु के साथ संबंध क्या आएगा, तो वो होता है टी हाफ बराबर 0.693, तो भी अपने ऊपर किया था। तो ये अगर आप रिलेशन पूछे तो रिलेशन इसका ये आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, किसी नाभिक की द्रव्यमान क्षति को समझाइए। तो जो नाभिक का द्रव्यमान उसके जो अवयवी घटक है न्यूक्लियर द्रव्यमान से कुछ कम होता है उसको द्रव्यमान क्षति, बाकी इसका फॉर्मूला भी आपको साथ में लिख के आना चाहिए। उसके बाद फॉर्मूला क्या आएगा द्रव्यमान क्षति का जो आता है ना ये वाला, कि डेल एम बराबर समीशन स्मॉल एम माइनस कैपिटल एम, सभी न्यूक्लियनों का द्रव्यमान माइनस नाभिक का द्रव्यमान। फिर आप इसको सोल्व करते हो आपको क्या मिलेगा, डेल एम बराबर जेड इंटू एम पी प्लस ए माइनस जेड इंटू में एम एन आता है माइनस कैपिटल एम, ये आ गया द्रव्यमान क्षति का फॉर्मूला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 क्या देखिए, द्रव्यमान क्षति एवं नाभिकीय बंधन ऊर्जा में संबंध स्थापित कीजिए तथा इससे प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा व्यंजक भी उत्पन्न कीजिए, यानी द्रव्यमान क्षति डेल एम निकाल लोगे। उसके बाद ईबी क्या होती है, बंधन ऊर्जा वो होती है द्रव्यमान क्षति के तुल्य ऊर्जा को क्या बोलते हैं, बंधन ऊर्जा ही बोलते हैं। डेल एम इंटू सी स्क्वायर, डेल एम का मान रख दो। फिर आपको ईबीएन चाहिए तो इसमें एक का भाग और लगा देना, आपको प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा भी मिल जाएगी। उसके बाद क्या है, प्रति न्यूक्लियन बंधन, क्वेश्चन नंबर 6, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा व द्रव्यमान संख्या में आलेख। तो ये वाला डायग्राम आपको पता होना चाहिए, ये वाला जो आता है
ठीक है, ये वाला डायग्राम आपको आना चाहिए। यहाँ पे लिखोगे आप EBN का मान किसमें, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, यहाँ लिखोगे द्रव्यमान संख्या, x पे द्रव्यमान संख्या और y पे प्रति न्यूक्लियन बंद ऊर्जा किसके अंदर, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। ठीक है, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 क्या आपका, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संरचना में आपको अंतर बताना है, जो आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, रेडियोएक्टिव क्षयता का नियम लिखना आपको, तो संबंधित समीकरण ये और जो n बराबर n0 e की पावर माइनस लैम्डा t वाला डेरिवेशन आपको करना है। उसके बाद रेडियोएक्टिव तत्व का क्षय वक्र बनाओ, तो ये जो क्षय वक्र है वो आपसे 1 नंबर में भी पूछ सकता है। ये वाला जो डायग्राम आपका आता है ये वाला, यहाँ पे n यहाँ पे t, ये जो डायग्राम मिलता है ये वाला, कि यहाँ पे n0 शुरू में मानते हैं, उसके बाद पहले अर्धायु काल में n0/2, दूसरे अर्धायु काल में n0/2 का 2 हाफ यानी n0/4, तीसरे अर्धायु काल में n0/8, चौथे में n0/16। ये और आपको डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करना है, तो ये आपसे 1 नंबर पूछ सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 9, समीकरण r बराबर r0 इंटू ए की पावर 1/3 के आधार पर दर्शाइए कि नाभिक के द्रव्य घनत्व लगभग अचल रहता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद कर लेना आपको अच्छी तरह से, कि ये भी इसको यूं भी पूछ सकता है कि सिद्ध कीजिए कि नाभिक घनत्व लगभग अचल रहता है, या ऐसे ही पूछ सकता है। यानी जो आपका नाभिक घनत्व है वो द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता है, ये आपको बताना है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, आयरन नाभिक 26 Fe56 की बंधन ऊर्जा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। तो आपको पहले डेलम या द्रव्यमान क्षति का मान निकालना है, सभी न्यूक्लियनों का द्रव्यमान माइनस नाभिक का द्रव्यमान करके। उसके बाद जो फॉर्मूला होता है द्रव्यमान यहाँ से एम्यू मिलेगा, और जब द्रव्यमान एम्यू होता है तो बंधन ऊर्जा निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डेल एम इन एम्यू इंटू में 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वाला यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। इसका नहीं सोल्यूशन में आपको गिवन है, देखिए ये कुछ इंग्लिश मीडियम क्वेश्चन भी यहाँ पे तो मैंने लिख रखा है, यहाँ पे देखो हिंदी मीडियम जो भी है यहाँ लिखा होगा आपको मिल जाएगा। तो ये इसका सोल्यूशन देखिए, इसका सोल्यूशन ये रहा। क्वेश्चन नंबर हिंदी मीडियम क्वेश्चन नंबर 10 सोल्यूशन। तो आपको पहले मास डिफरेंस द्रव्यमान क्षेत्र निकाला, क्या होती है मास ऑफ न्यूक्लियंस यानी सभी न्यूक्लियनों का द्रव्यमान माइनस नाभिक का द्रव्यमान, ये फॉर्मूला लगाया, यहाँ से डेल एम आ गया एम्यू के अंदर। फिर आती है बंधन ऊर्जा जो होती है डेल एम इंटू 931.5, मान रखा डेल एम का गुणा किया तो आंसर में 478.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आपसे पूछता है कि प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बताओ, तो जो आपको बंधन ऊर्जा मिली है उस EB में द्रव्यमान संख्या 56 का भाग और दोगे तो आपको मिल जाएगा इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली 8.5 करीब इसका आंसर आपको मिलेगा। अगर आपसे पूछते हैं यहाँ पे बंधन ऊर्जा पूछे, अगर प्रति न्यूक्लियन पूछे तो द्रव्यमान संख्या का भाग और लगा देते हैं। उसके बाद क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या देखिए, नाभिकीय भट्ठी नाभिकीय रिएक्टर में मंदक, शीतलक व नियंत्रक क्षणों का काम लिखिए। तो देखिए मंदक का काम क्या होता है, न्यूट्रॉनों के वेग को कम करना, इसके लिए हम D2O यानी बाहरी पानी या ग्रेफाइट को काम लेते हैं। शीतलक काम क्या होता है, जो नाभिक में उष्मा बन रही है उसको बाहर निकालना, इसके लिए अपन हवा, सिंपल हवा, पानी या द्रवित सोडियम को काम लेते हैं। और नियंत्रक क्षणों के लिए नियंत्रक क्षणों का काम होता है जो नाभिक की भट्ठी में जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन से अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित करना, और इसके लिए अपन कैडमियम और बोरोनिक क्षणों को काम में लेते हैं। उसके बाद एक न्यूमेरिकल है, क्या देखिए क्वेश्चन नंबर 12, एक रेडियोएक्टिव नाभिक D निम्न प्रकार क्षयित होता है, तो अंतिम जो आपका D4 का परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या को बताना। देखिए अल्फा 6 में आप सुन लीजिए यहाँ पे थोड़ा थ्योरी, अल्फा 6 जब होगा तो परमाणु क्रमांक 2 से घट जाता है, द्रव्यमान संख्या 4 से घट जाती है। बीटा 6 के अंदर द्रव्यमान संख्या में कोई चेंज नहीं होता है, जबकि परमाणु क्रमांक 1 बढ़ या घट जाता है। उसमें भी क्या, अगर बीटा माइनस है तो परमाणु क्रमांक 1 से बढ़ जाता है, और बीटा प्लस है तो परमाणु क्रमांक 1 से घट जाता है। माइनस में बढ़ता है और प्लस में घटता है। बाकी इसमें द्रव्यमान संख्या बीटा 6 में कोई चेंज होता नहीं है, और गामा 6 के दौरान द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक दोनों ही चेंज नहीं होते। तो देखिए जब अल्फा निकलेगा तो परमाणु क्रमांक 2 यानी इसका D1 का आएगा 90, और द्रव्यमान संख्या 231, 35 में 4 घटा दिया। जब यहाँ पे बीटा माइनस होगा तो ये 91 हो जाएगा और द्रव्यमान संख्या 231 होगी। फिर से अल्फा होगा तो द्रव्यमान संख्या में 2 से कम यानी 18 परमाणु क्रमांक 2 से कम और द्रव्यमान संख्या में 4 घटा 227 आपको मिलेगा। तो जो और गामा 6 में ये चेंज होगा नहीं। जो अंतिम आपका D4 उत्पाद है, अंतिम जो D4 जो है उसका आपका परमाणु क्रमांक 89 होगा और द्रव्यमान संख्या 227 होगी। इसका सोल्यूशन आपको नीचे गिवन है, इसका भी सोल्यूशन आपको नीचे मिल जाएगा ये रहा। ठीक है, अंतिम जो आपका D4 है हैंस अंतिम उत्पाद की द्रव्यमान संख्या मतलब परमाणु क्रमांक 89, द्रव्यमान संख्या मास नंबर 230 कैसे आ गया,
अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, ये अलग सवाल है। इसमें देखो 92 ले रखा है और यहाँ पे 238 है, तो कोई दिक्कत नहीं, अपना आंसर सही है, 89 227 ही रहेगा उसका, क्योंकि वहाँ द्रव्यमान संख्या 235 लिया है, ये ध्यान रखना, यहाँ 238 से कर रखा है इसको, ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्या देखिए, एक रेडियो एक्टिव प्रदेश में सक्रिय नाभिकों की संख्या 6 घंटे में अपने प्रारंभिक मान की 6.25% रह जाती है, तो रेडियोएक्टिव पदार्थ की अर्ध-आयु ज्ञात करो। तो देखिए आप मान लेते हैं कि प्रारंभ में जो सक्रिय नाभिकों की संख्या, सक्रिय नाभिकों की संख्या एन नोट मान लो, और प्रश्न सा बोला है कि एन बराबर, अपन मान लेते हैं कि प्रारंभ में सक्रिय नाभिकों की संख्या एन नोट है, कितनी मान ली अपन ने, एन नोट मान ली। तो प्रश्न देखो एन का मान 6 पॉइंट यानी एन नोट का 6.25%, इसको अपने प्रश्न हटा देंगे, 16 लगा दिया, 16 किया तो आपको मिला एन बराबर एन नोट बटे 16। अब यहाँ से आप एन बटा एन नोट को 1/16 लिख सकते हो, ठीक है। अब जानते हैं फिर आगे, टी का मान 6 इसने दिया ही है। अपन जानते हैं स्मॉल एन अर्धायुकाल पश्चात सक्रिय नाभिकों की संख्या का सूत्र क्या होता है, एन बराबर एन नोट बटे 2 की पावर स्मॉल एन, जहाँ स्मॉल एन क्या होता है, अर्धायुकाल की संख्या। फिर एक फॉर्मूला होता है टी बराबर, स्मॉल टी बराबर होता है एन टी हाफ, जहाँ स्मॉल टी दिया गया समय, टी हाफ अर्धायु होती है और स्मॉल एन होता है अर्धायुकाल की संख्या। तो यहाँ से एन का मान निकाला, टी बटे टी हाफ यहाँ रखा। अब देखिए सब कुछ दे रखा आपको, एन बटा एन नोट का मान 1/16 रखा, 1/16 को 2 की घात 4 लिख दो, और यहाँ पे आएगा 16 करोगे तो आपको ये मिलेगा, टी का मान लिखना आपको 6, तो टी हाफ मिलेगा आपको 1.54। ये थे आपके क्वेश्चंस, ठीक है, ठीक। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, ठीक है। ओके प्यारे बच्चों, धन्यवाद।